द डिसिप्लिन ट्रेडर बुक के चैप्टर 5 के बारे में बात करते हैं कि मार्क डगलस ने मार्केट की गति के बारे में क्या बताया है। आइए जानते हैं। चैप्टर 5। प्राइस हमेशा परपेचुअल मोशन में होते हैं जिनकी कोई डिफाइंड बिगिनिंग या एंडिंग नहीं होती। मार्केट हमेशा मोशन में रहती है, ये कभी नहीं रुकती है, केवल हम ही रुकते हैं। जब तक ऐसे ट्रेडर हैं जो किसी भी कारण से पिछली प्राइस से अधिक प्राइस पर खरीदारी करने के इच्छुक हैं और इसके परिणाम स्वरूप प्राइस से ज्यादा की बिड लगाते हैं, या ऐसे ट्रेडर हैं जो पिछली प्राइस से कम प्राइस पर सेल करने के इच्छुक हैं और कम प्राइस की पेशकश करते हैं, तब प्राइस परपेचुअल मोशन में रहेंगी। यहां तक कि जब मार्केट बंद होती है तब भी प्राइस सैद्धांतिक रूप से मोशन में रहते हैं। उदाहरण के लिए, यह जरूरी नहीं कि अगले दिन खुलने पर ट्रेडर जिस प्राइस पर खरीदने या बेचने के इच्छुक हों, लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि मार्केट पिछले दिन बंद हुए प्राइस लेवल पर ही हो, जिसे आमतौर पर किसी ट्रेड में एंट्री, होल्ड या लिक्विडिटी के 3 सिंपल डिसीजन के रूप में माना जाता है। वह यह तय करने की एक परपेचुअल प्रोसेस बन जाता है कि प्रॉफिट और लॉस दोनों पर्सपेक्टिव से कितना इनफ है। यदि आप प्रॉफिटेबल ट्रेड में हैं तो क्या यह इनफ है? लालच इस विश्वास से उत्पन्न होता है कि कभी भी इनफ नहीं होगा या फिर इनफ ही नहीं होगा। अनलिमिटेड एनवायरनमेंट में जो परपेचुअल मोशन में है, क्या हमेशा अधिक प्राप्त करने की पॉसिबिलिटी नहीं है? सच्चे लालच की भूख कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। यह लालची लोगों को हमेशा कमी की भावना से ग्रस्त रखेगा, चाहे उन्होंने कितना भी हासिल कर लिया हो। यदि आप घाटे वाले ट्रेड में हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि यह अस्तित्व में रहे, क्योंकि यह वेलफेयर को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आप केवल ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जैसे कि यह नहीं है, अपने आप को आश्वस्त करके कि आप एक जीतने वाले ट्रेड में हैं जो अभी आपकी फेवर में नहीं है, बस आने ही वाला है। कितना इनफ है? इस प्रश्न का उत्तर वैल्यू ऑफ मनी पर आपके विश्वास, आपको इसकी क्या आवश्यकता है, यह कितना महत्वपूर्ण है, क्या आप वास्तव में इसे रिस्क में डाल सकते हैं, आप कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, इसके संबंध में अनेक तरीकों से उत्तर दिया जा सकता है। और जो आज इनफ है वह कल आपके जीवन के अन्य फैक्टर्स के कारण इनफ नहीं हो सकता है। सभी रिलेटिव प्रश्न जिनका कोई निश्चित उत्तर नहीं है और बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के साथ बदल जाते हैं। एक ट्रेडर के रूप में इन पर्सनल मुद्दों का सामना करने से मार्केट की चाल के बारे में आपके कमेंट केवल खराब होंगे, क्योंकि उनका मार्केट की दिशा और किसी विशेष मार्केट चाल की क्षमता या कमी से कोई लेना देना नहीं है। यही कारण है कि सफल ट्रेडर ने हमेशा जोरदार ढंग से कहा है, केवल उस पैसे के साथ ट्रेड करें जिसे आप खो सकते हैं, जिसका अर्थ वह पैसा है जिसका आपके जीवन में बहुत कम या कोई मूल्य नहीं है। पैसे का अर्थ जितना कम होगा, मार्केट की हलचल के बारे में आपकी धारणा को खराब करने के लिए आपके पर्सनल कितना इनफ है कि मुद्दों की पॉसिबिलिटी उतनी ही कम होगी। इस प्रकार यदि आप इसकी अनुमति देते हैं तो मार्केट आपको हमेशा यह सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है कि जीतने वाले ट्रेड में और भी बहुत कुछ हो सकता है, और आपकी आशा को सही ठहराने के लिए हमेशा आपको कुछ न कुछ देता रहेगा कि यह वापस आएगा और आपको संपूर्ण बना देगा। यदि आप लॉस वाले ट्रेड में हैं तो इनमें से किसी एक प्रलोभन के आगे झुकने से आपको कुछ बहुत ही नेगेटिव और दर्दनाक परिणामों की पॉसिबिलिटी हो सकती है। मार्केट एनवायरनमेंट भी इस तरह से अनस्ट्रक्चर्ड है कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से न तो कोई बिगिनिंग है और न ही कोई एंडिंग है। इस कथन से मार्क का यह मतलब है कि पर्सनल ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से गेम केवल तभी शुरू होता है जब आप एंट्री करने का निर्णय लेते हैं, और तभी समाप्त होता है जब आप मार्केट खुलने और बंद होने की परवाह किए बिना बाहर निकलने का निर्णय लेते हैं। आपको अपने मन के अंदर इस गेम को किसी विशेष तरीके से तैयार करने की फ्रीडम है। आप जब चाहें ऐसे किसी भी कारण से इसमें शामिल हो सकते हैं जो आपके कार्यों को उचित ठहराने के लिए इनफ हो। आप जब चाहें तब बाहर निकल सकते हैं। वास्तव में यह गेम तभी समाप्त होता है जब आपने निर्णय ले लिया हो कि आपका बहुत हो चुका है और इसे समाप्त करने के लिए उचित एक्शन लेते हैं। इन कंडीशंस का सामना करने वाले व्यक्ति पर साइकोलॉजिकल प्रभाव चौंका देने वाले होते हैं। किसी ट्रेड में एंट्री करने से अवसर के संबंध में रिस्क, मिसिंग आउट, किसी निश्चित चीज की आवश्यकता
और गलत न होने के संबंध में आपकी सभी मान्यताएं शामिल होंगी। किसी ट्रेड से बाहर निकलने में लॉस, ग्रीड, वेलफेयर और कंट्रोल के बारे में आपकी सभी मान्यताएं शामिल होंगी। प्रॉफिट की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटियों को ध्यान में रखते हुए अधिकांश ट्रेडर के लिए मार्केट में एंट्री करना बाहर निकलने की तुलना में बहुत आसान होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रेड से बाहर निकलने के लिए आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी के निरंतर प्रलोभन के संबंध में लालच, हानि और विफलता के बारे में अपनी मान्यताओं का सामना करना होगा। ये इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल इश्यूज ऑब्जेक्टिव मार्केट एक्शन से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण, जैसा कि मार्क आपको पार्ट 3 में समझाएंगे, कि लॉस, गलत होना, वेलफेयर और कंट्रोल के बारे में आपकी मान्यताएं आपके सचेत इरादे से इंडिपेंडेंट रूप से ऑपरेट होंगी। उदाहरण के लिए सोचें कि पिछली बार आपको कब प्रॉफिट का अवसर मिला था और गलत होने या खोने आदि के डर से आपको स्थिर कर दिया था, जिससे आप ट्रेड करने से बच गए थे। इस हद तक कि ये इश्यू आपके मेंटल एनवायरनमेंट के एक कंपोनेंट के रूप में मौजूद है। वे मार्केट एक्टिविटी के बारे में आपकी धारणा, आपके द्वारा लिए गए निर्णयों और आप जो निर्णय लेते हैं उस पर कार्य करने की आपकी क्षमता पर उनके प्रभाव को निर्धारित करेंगे। हालांकि मार्केट के माहौल की इस नए शुरुआत और नए खत्म होने वाली विशेषता से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण और संभावित रूप से हानिकारक कारकों में से एक यह है कि यह आपको निष्क्रिय हराने वाला बनने की अनुमति देता है। इस अवधारणा को स्पष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका मार्केट्स के किसी भी प्रकार की गैम्बलिंग से तुलना करना है। उदाहरण के लिए ब्लैक जैक, घुड़दौड़ या क्रेप्स के साथ खिलाड़ी को खेलने के लिए एक सचेत विकल्प बनाना होता है और इवेंट से पहले यह तय करना होता है कि वह कितना दांव लगाएगा। इवेंट गेम के नियमों के अनुसार शुरू और समाप्त होता है और नुकसान का रिस्क दांव के आकार तक सीमित है। प्रत्येक नई घटना एक नई शुरुआत है, जहां जीत की पॉसिबिलिटी गणितीय पॉसिबिलिटियों द्वारा निर्धारित की जा सकती है और खेल के नियम प्रत्येक घटना के बाद खिलाड़ी को ऑटोमेटिक रूप से बाहर कर देते हैं। जब खेल समाप्त होता है तो खिलाड़ी को ठीक ठीक पता होता है कि रिजल्ट क्या होगा और फिर उसे फिर से भाग लेने का सचेत निर्णय लेना होगा। इसलिए गेम का स्ट्रक्चर खिलाड़ी को एक्टिव रूप से हारने वाला बनने के लिए मजबूर करती है। अपने आप को पहले से खोए पैसे से अधिक खोने की पॉसिबिलिटी के अधीन करने के लिए आवश्यक है कि वह एक स्पेसिफाइड मनी के लिए दांव लगाए। उसे इसमें हारने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेना होगा और हारने से रोकने के लिए कुछ नहीं करना होगा। जाहिर है, अगर खिलाड़ी कुछ नहीं करता है तो वह अपने एसेट को नुकसान की पॉसिबिलिटी के अधीन नहीं करेगा। यदि खिलाड़ी लगातार हार रहा है तो उसे लॉस और वेलफेयर के बारे में अपनी धारणाओं का सामना करना होगा और पूरी तरह से खेलना छोड़ना होगा। यह कठिन हो सकता है क्योंकि वह हमेशा तर्क दे सकता है कि बाधाओं के आधार पर वह जीतने के लिए ही बना है और वह अगले गेम के बाद हमेशा खेलना छोड़ देगा। लेकिन किसी विशेष खेल को समाप्त करने के लिए उसे अपने मेंटल स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह तो ऑटोमेटिक है। यह मार्केट एनवायरनमेंट से बहुत अलग है, जहां आप पैसिव लूजर हो सकते हैं। एक बार जब आप कोई ट्रेड शुरू कर देते हैं तो आपको अपने घाटे को खत्म करने के लिए एक्टिवली भाग लेना होगा। आपको हार जारी रखने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और मार्केट अनंत काल तक आपके विरुद्ध जा सकती है। यदि किसी भी कारण से आप कार्य नहीं करना चुनते हैं या कार्य नहीं कर सकते हैं तो आप अपना सब कुछ खो सकते हैं और उससे भी अधिक खो सकते हैं। आपकी स्थिति के आकार और मार्केट की वोलेटिलिटी के आधार पर यह बहुत जल्दी हो सकता है। एकमात्र रास्ता लालच, लॉस और वेलफेयर के बारे में अपने पर्सनल इश्यूज का सामना करना है। प्रत्येक ट्रेड में कौन से स्पेसिफिक इश्यूज या उनका कॉम्बिनेशन गेम में आता है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप जीतने या हारने की स्थिति में हैं या नहीं। चूंकि हम सभी सहज रूप से किसी भी ऐसे इशू का सामना करने से बचते हैं जो दर्द का कारण बन सकता है, जैसे कि जीतने वाले ट्रेड से बहुत जल्दी बाहर निकलना या यह स्वीकार करना कि हारे हुए ट्रेड से बाहर निकलना हमारी गलती थी। इस तरह की स्थिति से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है कि अपने आप को यह विश्वास दिलाना
कि हम एक जीतने वाले ट्रेड में हैं जो कभी खत्म नहीं होगा, और अपने आप को यह सुझाव देने के लिए सभी संभव सबूत इकट्ठे करना है कि हम वास्तव में एक हारने वाले ट्रेड में नहीं हैं। इसलिए किसी भी मामले में हमारे पास अपने अंदर की उन ताकतों का सामना करने का कोई कारण नहीं होगा जो हमें निष्पक्ष रूप से यह समझने से रोकती है कि मार्केट हमें किसी भी समय प्रॉफिट की पॉसिबिलिटियों और पॉसिबिलिटियों के बारे में क्या बता रहा है। मार्केट आपके लिए इन बेहद कठिन साइकोलॉजिकल इश्यूज का सामना न करना बेहद आसान बना देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप टिक बाय टिक लेवल पर मार्केट मूवमेंट पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो मार्केट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए व्यवहार विशेषताओं और वैल्यू पैटर्न के बिलियंस कॉम्बिनेशन को ग्राफिक के रूप में प्रेजेंट कर सकता है। किसी भी बिलीफ, रेशनलाइजेशन, जस्टिफिकेशन, डिस्टोर्शन या इल्यूजन का समर्थन करने के लिए इस प्रकार की जानकारी का उपयोग करना बहुत आसान है, जो आप जानना चाहते हैं कि यह भविष्य में कहां जा रहा है। अधिकांश ट्रेडर यह सोचकर इस प्राइस मूवमेंट को सरल बनाने का प्रयास करेंगे कि प्राइस केवल 3 चीजें कर सकती है। ये ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है या मूल रूप से वैसी ही रह सकती है जैसी वे हैं। कुछ ट्रेडर इस विकृत लॉजिक को उस पॉइंट तक भी ले जा सकते हैं जहां उनका मानना है कि किसी भी ट्रेड में सक्सेस की पॉसिबिलिटी 50-50 है। निसंदेह यह सच्चाई से बहुत दूर नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए मान लें कि प्राइस पूरे ट्रेडिंग सेशन के लिए 10 टिक ट्रेडिंग रेंज के भीतर रही। यदि आप प्रत्येक टिक को ध्यान में रखते हैं तो मार्केट के लिए रेंज के ऊपर से नीचे तक कितने वैल्यू पैटर्न प्रेजेंट करना संभव है और फिर वापस। यहाँ मार्क कहते हैं कि वे कोई स्टैटिस्टिशियन नहीं है, लेकिन उन्हें यकीन है कि यह कम से कम लाखों में है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए, यदि पॉइंट ए सीमा के निचले भाग पर है तो कीमतें 1 टिक ऊपर, 2 टिक नीचे, 1 टिक ऊपर, 3 नीचे, 2 ऊपर, 1 नीचे, 1 ऊपर, 3 ऊपर नीचे बदल सकती है। यह स्पष्ट रूप से कीमतों के औसत पर बढ़ने के तरीके का एक बहुत छोटा वर्जन है, लेकिन यह लाखों पॉसिबल पैटर्न्स कॉम्बिनेशन में से एक पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, और आपके द्वारा पहचाना गया प्रत्येक पैटर्न खुद को कुछ पॉइंट्स पर फ्यूचर्स में दोहरा सकता है। यदि आप पॉइंट ए पर खरीदार हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि प्राइस आपके एंट्री पॉइंट से ऊपर होंगी? क्या पॉसिबिलिटी है कि कल या अगले दिन प्राइस आपके एंट्री पॉइंट से नीचे गए बिना 2 टिक, 5 टिक या 10 टिक से ऊपर या काफी ऊपर होंगी, इससे पहले कि यह आपकी एंट्रेंस के ऊपर फिर से वापस जाएं? एक बार जब कीमतें आपके एंट्री पॉइंट से नीचे चली जाती हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वे कभी भी आपके एंट्री पॉइंट से ऊपर नहीं जाएंगी? ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं जिनसे वे कभी नीचे नहीं जाते? इन सवालों का जवाब देने के लिए आपको मार्केट की स्टेबिलिटी और कुछ खास तरीकों से व्यवहार करने की इसकी क्षमता के बारे में बहुत कुछ जानना होगा। किसी भी मामले में इस तरह के मूवमेंट से निपटने के लिए अधिकांश ट्रेडर्स के इमोशनल स्वभाव के सापेक्ष और इस कॉन्टेक्स्ट में कि ज्यादातर लोग 50-50 ओड्स के बारे में सोचते हैं, यह निश्चित रूप से मार्केट्स में लागू नहीं होता है। एक अन्य पॉइंट को स्पष्ट करने के लिए, यदि आपको पॉइंट ए और बी के बीच आधा रास्ता कम मिलता है तो आप मार्केट की जानकारी के संदर्भ में किस टिक पर अधिक भार डालने की प्रवृत्ति रखेंगे। वैसे टिक स्वाभाविक रूप से नीचे जाता है। वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि आप क्या मानते हैं और अप टिक नहीं करते हैं। फिर भी एक दूसरे के संबंध में प्रत्येक आपको मार्केट की स्थिरता और किसी भी दिशा में आगे बढ़ने की क्षमता के बारे में कुछ बता सकता है। यदि आप विशेष रूप से उस जानकारी को अधिक महत्व देते हैं जो इस बात की पुष्टि करती है कि आप क्या चाहते हैं या विश्वास करते हैं, तो आप उस क्षमता का सटीक आंकलन कैसे शुरू कर सकते हैं? वास्तव में आप उपरोक्त में से कोई भी करने के लिए मार्केट की वास्तविक क्षमता का आंकलन करने के तरीके के बजाय अपनी आशाओं, सपनों, इच्छाओं के अनुरूप जानकारी का उपयोग कर रहे होंगे। इस प्रकार मार्केट के माहौल में आपके पास मार्केट का एक डेडली कॉम्बिनेशन है जो आपको सरवाइव करने के लिए डिफिकल्ट पर्सनल इश्यूज का सामना करने के लिए मजबूर करता है। एक ऐसी घटना जो विभिन्न प्रकार के रूपों में जानकारी उत्पन्न करती है जिसका उपयोग किसी भी इल्यूजन, डिस्टोर्शन
या एक्सपेक्टेशन का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है। इसलिए इन संभावित दर्दनाक मुद्दों का सामना करने से बचना आसान हो जाता है। इसके अलावा यह घटना तब तक जारी रहती है जब तक कि आप इसे समाप्त करने के लिए आपके अंदर जो कुछ भी है उसके साथ समझौता नहीं कर लेते। जब तक आपकी ब्रोकरेज फर्म आपकी स्थिति समाप्त नहीं कर देती, आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो इसे रोक सकते हैं। कई अन्य फैक्टर्स के अलावा एक कंसिस्टेंट सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपका उद्देश्य यह सीखना होगा कि मार्केट आपको कैसे बताए कि वह आगे क्या कर सकती है और कितना इनफ है। यह बेहद मुश्किल है। जब आप मानते हैं कि मार्केट आगे क्या कर सकती है और आपके पर्सनल बिलीफ सिस्टम के बीच कोई संबंध नहीं है कि खोने का क्या मतलब है, गलत होने का क्या मतलब है। मार्क बहुत से रीडर्स को अपने आप से यह कहते हुए सुनते हैं कि मैं नुकसान, गलत होने और लालच के इश्यूज को समझ सकता हूं, लेकिन इसमें बदला कहां से आता है? इसे जुए के खेल के उदाहरण पर वापस जाकर सबसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। जुए के खेल में आप केवल वही खो सकते हैं जो आप रिस्क उठाने का निर्णय लेते हैं। आप पैसा दांव पर लगाते हैं और किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी स्वीकार न करना कठिन है। हालांकि एक ट्रेडर के रूप में आप आसानी से जितना रिस्क उठाना चाहते थे उससे कहीं अधिक खो सकते हैं। यह आपकी पॉसिबिलिटी को समझने में असमर्थता या अपनी स्थिति से बाहर निकलने के लिए किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में असमर्थता या दोनों के कॉम्बिनेशन के आधार पर हो सकता है। हो सकता है कि आप मूल रूप से किसी ट्रेड में जो रिस्क उठाना चाहते थे उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हों। हालांकि आप इतना रिस्क उठाना चाहते थे, लेकिन उससे अधिक खोने की जिम्मेदारी लेना इतना आसान नहीं होगा। यहीं पर बदला लेने का फैक्टर काम आता है। यदि आप जो खोया है उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो आप किसे या क्या दोष दे सकते हैं? बेशक मार्केट को, क्योंकि मार्केट ने आपका पैसा ले लिया। यदि मार्केट ने आपसे रिस्क लेने के मूल इरादे से अधिक लिया है तो संभवतः आप इसे वापस पाने के लिए बाध्य महसूस करेंगे। उदाहरण के लिए, क्या आप प्रेजेंट में जिस ट्रेड में हैं उसमें 10 टिक का प्रॉफिट इनफ है जब आपने पिछले ट्रेड में 20 टिक खो दिए हों? तब हो सकता है कि मार्केट ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर को बहुत स्पष्ट संकेत दे रहा हो कि प्राइस अभी कहां है, बस यही बाकी है और सक्सेस की सबसे अधिक पॉसिबिलिटी अब प्रॉफिट लेना है। यदि आपने पिछले ट्रेड में 20 टिक खो दिए हैं और आप केवल 5 का रिस्क उठाने का इरादा रखते हैं और मार्केट अब आपको 10 की पेशकश कर रहा है, तो क्या आप इसे लेने जा रहे हैं? यदि आप वापस लौटने में विश्वास करते हैं तो 10 टिक इनफ नहीं होंगे। आपको संपूर्ण बनाने के लिए कम से कम 15 और बेहतर होगा कि 20 टिक की आवश्यकता होगी। आपके लास्ट ट्रेड का स्पष्ट रूप से किसी भी समय मार्केट में मौजूद क्षमता से कोई लेना देना नहीं है। जब आप वापस लौटने के लिए मजबूर महसूस करते हैं तो यह आपको मार्केट के साथ एक अपोजिट रिलेशन में डाल देता है। मार्केट आपकी कंपिटेंट बन जाती है। आप उसके साथ तालमेल बिठाने के बजाय उसके खिलाफ हो जाते हैं। आप जिसकी अनुमति नहीं देते हैं वह मार्केट आपसे नहीं छीन सकती। यदि आपने पैसा खो दिया है या रिस्क लेने के इरादे से अधिक खो दिया है तो आपने अपना पैसा अन्य ट्रेडर्स को दे दिया है। हालांकि बदला आपके साथ एक अपोजिट रिलेशन बनाता है। यदि आप वह व्यक्ति हैं जो अपना पैसा मार्केट को देते हैं तो आप वह व्यक्ति भी हैं जो खुद को मार्केट से पैसा देते हैं। यदि आप पिछले ट्रेड को इतना हाथ से निकलने देने के लिए स्वयं से नाराज हैं तो अवसर के रूप में मार्केट आपको अभी जो पेशकश कर रहा है वह इनफ नहीं होगा। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आप प्रॉफिट के लिए या अन्यथा अवसर नहीं लेंगे क्योंकि आपने लास्ट ट्रेड को ठीक नहीं माना है। वास्तव में आप स्वयं को पिछली गलती के लिए दंडित करने के प्रेजेंट या नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी से दूर कर देंगे। वास्तव में आप मार्केट में वापस नहीं आ सकते और बदला लेने में विश्वास ही आपको अपने आप में वापस आने की अनुमति देता है। मार्केट को आपको यह बताने की आपकी क्षमता के बीच सीधा संबंध है कि वह आगे क्या करने की पॉसिबिलिटी रखती है और आपने किस हद तक खुद को हारने, गलत होने और मार्केट से बदला लेने के बारे में किसी भी धारणा के नेगेटिव इफेक्ट से मुक्त कर लिया है। इस संबंध के बारे में पता न होने पर अधिकांश ट्रेडर्स मार्केट को खराब पर्सपेक्टिव से देखते रहेंगे जब तक कि वे
या तो ट्रायल एंड एरर के माध्यम से रिलेशन नहीं बनाते हैं, या इस प्रकार की बुक्स के माध्यम से इस रिलेशन के बारे में जागरूक नहीं हो जाते हैं। किसी भी मामले में जब तक जो लोग इसका पता लगाते हैं वे आमतौर पर खुद को इतनी साइकोलॉजिकल हानि पहुंचा चुके होते हैं कि यह सफल होने की प्रोसेस में और अधिक कठिन डायमेंशन जोड़ देता है। यही प्रमुख कारण है कि इस बुक में पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के एरियाज को इतनी गहराई से संबोधित करना पड़ा। आपको यह जानना होगा कि क्या कोई डैमेज हुआ है, इसकी पहचान कैसे करें और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को इससे कैसे मुक्त करें। तो अभी हमने बुक के चैप्टर 5 में मार्केट की चाल के बारे में जाना। हम अगले एपिसोड में बुक के चैप्टर 6 में मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। इसे लाइक करें व अपने कम से कम 4 दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य करें।